गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से एक नया चैप्टर लेके आए हैं क्लास 7 से। अभी हमने आपको पिछला चैप्टर कौन सा दिया था क्लास 7 से याद करने के लिए? पार्ट नंबर 2। क्या नाम था उसका? हमारी पृथ्वी के अंदर। और आज ये लेसन नंबर 3 है, हमारी बदलती पृथ्वी। की शुरुआत में हमारी पृथ्वी कैसी थी और समय के साथ साथ कैसे इसमें बदलाव आते गए। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको पिछला चैप्टर भी समझना ज़रूरी है। इसलिए जिन बच्चों ने वो पिछला चैप्टर नहीं देखा है वो उस चैप्टर को अच्छे से देखें, उसमें से समझें, ताकि आपको लेसन नंबर 3 भी आसानी से समझ आ जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट भी किया करें, लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों को शेयर भी किया करें। तो आज हम फिर शुरू करते हैं अपना लेसन नंबर 3, जिसका नाम क्या बताया? हमारी बदलती पृथ्वी। तो इसमें पहला प्रश्न है, प्लेटें क्यों घूमती हैं? अब प्लेटें क्या हैं? प्लेटें वो नहीं जिसमें हम खाना खाते हैं, बल्कि ये वो प्लेटें हैं जो पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं। अब ध्यान दीजिए उत्तर में, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण प्लेटें घूमती हैं। अब मान लीजिए आपने कहीं पानी ले रखा है, उसमें कोई चीज़ डाली है, तो वो चीज़ एक जगह, जब वो पानी इधर से उधर घूमेगा तो वो चीज़ भी उसके ऊपर जो पानी में ऊपर डाल रखी है वो भी घूमेगी। उसी प्रकार मैग्मा जो होता है पिघला हुआ होता है, ठीक है। और पिघला होने के कारण जब वो घूमता है तो उसमें प्लेटें भी जो होती हैं वो भी घूमती है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। वृत्तीय मतलब गोलाकार घूमता रहता है, जिस कारण प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। अगला प्रश्न, बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बल क्या है? कल मैंने आपको एक प्रश्न बताया था, बहिर्वेदी और अंतर्वेदी, यानी कि बहिर यानी कि बाहर की ओर, अंतर मतलब अंदर की ओर। बहिर्जनक बल, जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनक बल कहते हैं। कौन सा बल? बहिर्जनक बल, जो बल पृथ्वी की सतह यानी कि उसके ऊपर उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? बहिर्जनिक बल। और अंतर्जनिक बल, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भागों में उत्पन्न होते हैं उन्हें अंतर्जनिक बल कहते हैं। इन्हीं बलों के कारण भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं घटित होती हैं। अब पता चला ना, जब पृथ्वी के अंदर प्लेटें आपस में खिसकती हैं या उसमें बल आता है या उसमें दबाव पड़ता है तो उसके कारण तरंगे उत्पन्न होते हैं जिससे भूकंप आते हैं। अगला प्रश्न, अपरदन क्या है? पृथ्वी की सतह का नदियों, जल एवं वायु द्वारा कटाव होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपरदन। ध्यान देना, जब पृथ्वी की सतह नदियों के द्वारा, जल एवं वायु के द्वारा जब उसका कटाव हो जाता है यानी कि कट जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं? अपरदन। अपरदन के कारण ही अनेक भू-आकृतियाँ जैसे नदी, घाटियों, डेल्टा आदि का निर्माण होता है। भू-आकृतियाँ मतलब भूमि की आकृतियाँ बनती है जिससे नदी, घाटियों, डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है? बाढ़कृत यानी कि बाढ़ से बने हुए मैदान। उत्तर है इसमें, नदियां अपने साथ बहाकर लाए गए अवसादों को निकटवर्ती क्षेत्रों में निक्षेपण करना आरंभ कर देती है। ध्यान देना, नदियां अपने साथ बहाकर लाए गए, जब नदियों का पानी ज़्यादा हो जाता है तो अपने साथ मिट्टी के कणों को यानी कि अवसादों को निकटवर्ती क्षेत्रों में यानी कि आसपास के क्षेत्रों में निक्षेपण यानी कि छोड़ देती है, ठीक है, छोड़ना आरंभ कर देती है, जिससे समतल उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है। अब मान लीजिए किसी क्षेत्र में लगातार मिट्टी के कण आते जाएंगे तो वहाँ पर भूमि का निर्माण होने लग जाएगा। इन्हीं मैदानों को बाढ़कृत मैदान कहते हैं। समझ आया होगा? वेरी गुड। अगला प्रश्न, बालू टिब्बा क्या है? यानी कि बालू का बना हुआ एक पहाड़ जैसा क्षेत्र। अब देखिए, इसमें वायु अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। आपने देखा होगा ना, राजस्थान में जब आंधियाँ चलती है तो कितनी मिट्टियाँ उड़ती हैं।
या फिर हमारे क्षेत्र में भी जब आंधिया या तूफान आते तो मिट्टी को बहा कर लाते, फिर हम कहते हैं हाय आँख में मिट्टी चली गई, है ना। तो उसी प्रकार से जब वायु अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है, जब वायु का बहाव रुकता है यानी कि वायु रुक जाती है, तो वायु अपने साथ लाई गई मिट्टी को एक जगह पर निक्षेपण करना आरंभ कर देती है। निक्षेपण का मतलब छोड़ना आरंभ कर देती है, यानी कि मिट्टी को एक जगह जमा करना आरंभ कर देती है, जो एक छोटी पहाड़ी का रूप धारण कर लेती है। इसी रूप को क्या कहते हैं, बालू टिब्बा कहते हैं। और ये रेगिस्तानी इलाकों में होता है। रेगिस्तानी इलाकों में जब धूल भरी आंधियाँ चलती है यानी कि बहुत तेज हवा चलती है, तो वो अपने साथ मिट्टी को बहा कर लाती हैं, और जब वो हवाएं रुक जाती हैं तो वहाँ पर मिट्टियों का निक्षेपण यानी कि मिट्टियों को छोड़ देती है, जिससे वहाँ एक टिब्बे का निर्माण होता है, जिसे बालू टिब्बा कहते हैं। अगला प्रश्न, समुद्री पुलीन का निर्माण कैसे होता है? उत्तर है समुद्री तरंगे। तरंगे यानी कि लहर अपने साथ अवसाद लाती है, यानी कि उनमें बहुत सारी चीज़ें आती है। जब समुद्री लहरें उठती है ना, तो समुद्र के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं उनमें से कुछ भाग समुद्र के लहरें अपने साथ लाती हैं और अवसाद का किनारों पर निक्षेपण करना आरंभ कर देती है, यानी कि उन अवसाद को किनारे पर छोड़ देती हैं। आपने देखा होगा टीवी में कि समुद्र की लहरें जब उठती हैं तो वो अपने साथ बहुत सारे समुद्र में जो कूड़ा करकट ऐसे चीज़ें जो भी होती हैं उनको अपने साथ बहा कर लाती है और समुद्र तट के किनारे छोड़ देती हैं, यानी कि निक्षेपण करना आरंभ कर देती है, जिनसे समुद्री पुलीन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है मोस्ट, ये चाप झील किसे कहते हैं? नदियाँ मैदानी भागों में वी सर्प आकार में बहती है। आपने देखा होगा नदियाँ, वी सर्प का अर्थ पहले जानेंगे। वी सर्प यानी कि सांप की जैसी आकृति। नदियाँ कभी भी सीधी नहीं होती, उनमें मोड़ आते रहते हैं, यानी कि वो मुड़ती रहती हैं, ठीक है। तो नदियाँ मैदानी भागों में वी सर्प आकार में बहती हैं और पानी के तेज बहाव के कारण ये वी सर्प नदी से कट जाते हैं, और जब नदी का बहाव तेज होता है तो ये अपनी इस आकृति को छोड़कर नए क्षेत्र में प्रवेश कर जाती हैं, यानी कि नदियों का कुछ पानी अपने उस वी सर्पाकार को छोड़कर उससे अलग बहने लग जाता है और अलग झील बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, चाप झील। आपने देखा होगा ना, प्रकार से चाप लगाते हैं कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में, उसी प्रकार से ये नदियों से अलग होकर चाप झील का निर्माण करते हैं। अब कुछ अन्य प्रश्न कि भूकंप किसे कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट। देखिए, स्थल मंडलीय प्लेटों में होने वाली कंपन के कारण भू सतह का हिलना ही भूकंप कहलाता है। आपको सिंपल से तरीके से बताता हूँ कि जब हमारी पृथ्वी के नीचे जो प्लेटें हैं वो आपस में किसी प्रकार की हलचल करती है तो उनसे तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिन्हें हम भूकंप कहते हैं, यानी कि उनसे हमारी पृथ्वी हिलती है। सबसे अधिक भूकंप कहाँ आते हैं? प्रशांत महासागर में। एक नंबर का मोस्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक भूकंप कहाँ आते हैं? प्रशांत महासागर में। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? अब देखिए, ज्वालामुखी में भी प्रकार हैं, 3 प्रकार की, ठीक है। उसके बाद है भारत के एकमात्र ज्वालामुखी का नाम बताएं। बैरन ज्वालामुखी। कौन सा है? बैरन ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है सुंदरवन डेल्टा किस वनस्पति का उदाहरण है? मैंग्रोवन वनस्पति। कौन सी? मैंग्रोवन वनस्पति। अब इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें एक क्वेश्चन और बनेगा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा, जो कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में, याद रखना। अगला प्रश्न है हिमनद अपरदन के कारण से बनी हुई घाटियाँ किस आकार में होती हैं? यू आकार में, ठीक है। हिमनद का मतलब क्या होता है? हिम यानी कि बर्फ से बनी हुई नदियाँ, ठीक है। ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से समझ आया होगा। आप चाहें तो इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में भी उतार सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी आसानी से सामाजिक अध्ययन कर सकें। अगर मेरी वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती लगी आपको तो भी आप कमेंट करें ताकि मैं आने वाले समय में उसको सुधार सकूं। आप सभी बच्चे घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने माता पिता का ख्याल रखें और अपना ख्याल रखें।
जय हिंद, जय भारत।